तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पल्स, है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बताया था, और अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे इम्पल्स। तो ये इम्पल्स क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको जैसे बोला था इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में, तो याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि बहुत कम समय में अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है ना, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट लेके आ सकता है। तो बहुत डीटी टाइम के लिए बच्चों, है ना, ऐसा उसका ग्राफ होता था। तो डीटी टाइम के लिए अगर आपका बहुत ज्यादा फोर्सेस लगेंगे बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते थे, इम्पल्सिव फोर्स। तो मैंने आपको बताया था कि इतने छोटे से टाइम में ये फोर्स इतना ज्यादा होता है और इतना शार्पली चेंज होता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम बता ही नहीं सकते हैं, तो अगर हमें दो जगहों पर इम्पल्स को कंपेयर करना है, इम्पल्सिव फोर्स को, कि कौन ज्यादा कौन कम है, तो उसके लिए कोई तो क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो जो क्वांटिटी है जो हमने डिफाइन की इम्पल्सिव फोर्स को समझने के लिए मैथमेटिकली, वो है इम्पल्स, उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो पहली बात तो अपने मन से ये निकाल दो कि इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स है, नहीं। इम्पल्स अलग चीज है, इम्पल्सिव फोर्स अलग चीज है। इम्पल्स एक तरीका है इम्पल्सिव फोर्स को समझने का, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि when impulsive force acts, when impulsive force acts impulsive force acts, it is very difficult, it is very difficult, it is very difficult, it is very difficult to take to टू टॉक, है ना, ऐसा लिख लो, टेक नहीं, टू टॉक लिख लो। टू टॉक अबाउट टू टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ टू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना। तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतने डीटी टाइम में कि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाए, क्योंकि बहुत शार्पली चेंज होता है। मैंने आपको बताया भी था, है ना, पिछली क्लास में। तो ये, अब क्योंकि हमें इंपल्सिव फोर्स को कंपेयर तो करना है, हमें तो देखना है कि कब इंपल्सिव फोर्स ज्यादा लगा है, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको समझने के लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसको बोला गया इंपल्स, है ना बच्चों। कैसे डिफाइन किया वो तो अभी हम समझेंगे पहले, लेकिन क्यों डिफाइन किया जा रहा है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। तो आई होप आपको वो क्लियर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू इन सच, ऐसे लिख लो, इन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, इन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, in such type of situation we define we define we define a new we define a new physical quantity, we define a new physical quantity which is known as which is known as impulse, which is known as impulse for impulsive force, for impulsive force, for impulsive force, for impulsive force whose value is difficult to calculate, whose value is difficult to calculate, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, है ना। तो इंपल्सिव फोर्स जिसकी वैल्यू डिफिकल्ट होती है कैलकुलेट करने में, उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसको बोला गया इंपल्स। अब कैसे डिफाइन की गई वो भी हम समझते हैं। अच्छा, इंपल्स की जो डेफिनेशन है वो ऐसा नहीं है केवल इंपल्सिव फोर्स के लिए डिफाइन की जा सकती है, मतलब इंपल्सिव फोर्स में ही लगाई जा सकती है। हम डेफिनेशन देखेंगे, वो आप नॉन इंपल्सिव फोर्सेस में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कभी वो मैथमेटिकली आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों, लेकिन उसको अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। यानी कि कभी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि नॉन इंपल्सिव फोर्स के लिए आप इंपल्स निकालो, तो आप निकालने के लिए निकाल सकते हो, लेकिन जो उसका फिजिकल वो है,
आप ऐसा बोल सकते हो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कोई भी उसका मतलब नहीं है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस टू डिफाइन इम्पल्स फॉर अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स। लेकिन मैथमेटिकली वो जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो वो आपको निकलवा सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि इम्पल्स नॉन इम्पल्सिव के लिए निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है, बट उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि नॉन इम्पल्सिव फोर्स की तो हम एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल लेते हैं हम। तो इम्पल्स नॉन इम्पल्सिव फोर्स के लिए उसको डिफाइन भी अगर कर दें इम्पल्स को, तो उसका कोई लॉजिक, कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मैथमेटिकली क्योंकि हम डेफिनेशन नहीं बनाएंगे तो वो कई बार आपसे निकलवा भी सकता है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चाहो तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख लो कि द कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ impulse the concept of impulse the concept of impulse can also be extended to can also be extended to non-impulsive can also be extended to non-impulsive forces, but 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 it has no physical significance but it has no physical significance नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आई होप आपको ये जो है चीजें समझ में आई होंगी, है ना बच्चों। अब मैं आपको इम्पल्स को कैसे डिफाइन किया गया, न्यू क्वांटिटी कैसे बनाई गई, और हम उससे इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में कैसे जानकारी लेते हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो देखो बच्चों, इम्पल्स को कैसे डिफाइन किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ, अगर आपको याद है तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ, एनी फोर्स कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ बताता है हमें। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हो, dt को जरा इधर ले जाओ, तो एफ डी टी कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम dp, है ना, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। और अगर आप इन दोनों को यहां से ऐसे इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, dp का लार्जर चेंज दैट इज डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम, लार्ज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये तो इंपल्सिव फोर्स है ना बेटा, इंपल्सिव फोर्स है, तो इंपल्सिव फोर्स की तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो वो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इंपल्सिव फोर्स के लिए। लेकिन इंटीग्रल एफ डी टी डेल्टा पी जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम निकालना हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें पता रहता है कि मोमेंटम कैसे चेंज होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका क्या लगाने के बाद बच्चों, इंपल्सिव फोर्स लगाने का। तो इसका मतलब आप इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी क्वांटिटी किसके इक्विवेलेंट है, आपको सोचो, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम निकाला जा सकता है। इसलिए इसको ना सॉल्व करते हुए हम जब इंपल्सिव फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं उसको, और ये जो चेंज इन मोमेंटम है या इंटीग्रल एफ डी टी है, इसी को डिफाइन किया गया इम्पल्स, इसी को बोला जाता है बच्चों इम्पल्स, इम्पल्स, है ना। तो इसी को डिफाइन किया गया इम्पल्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो इम्पल्स है वो आपका इंटीग्रल एफ डी टी है, जहां पे ये जो एफ है ये कौन सा फोर्स है बच्चों, इम्पल्सिव फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स। लेकिन क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू इम्पल्सिव फोर्स की नहीं जानते हो, इसलिए आप कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करते हो, आप इसको क्या लिख लेते हो, चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि आप मोमेंटम का चेंज निकाल सकते हो। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल के आप इंटीग्रल एफडीटी निकाल लेते हो, मतलब इम्पल्स निकाल लेते हो। और इम्पल्स और मोमेंटम में जो रिलेशन है बच्चों, कि आप इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इम्पल्स is equals to change in momentum that is p final minus p initial। ये जो इक्वेशन है इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा जाता है, इम्पल्स मोमेंटम मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। मतलब जो इम्पल्स होता है इम्पल्सिव फोर्स का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इम्पल्सिव फोर्स होगा, जितना ज्यादा वो मोमेंटम में चेंज लाएगा। अब खुद सोचो
जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा इंपल्सिव फोर्स उतना ही ज्यादा ताकतवर हुआ ना, क्योंकि उसका इफेक्ट उतना ही ताकतवर हुआ। तो वो किससे डिफाइन कर सकते हैं हम? इंपल्स से, है ना। इसलिए इंपल्स को ऐसे डिफाइन किया गया है। तो आई होप आपको इंपल्स की डेफिनेशन जो है बच्चों वो क्लियर होगी। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे अगर आपको इंपल्स पता है, आपने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, तो इंपल्सिव फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाली जा सकती, लेकिन इंपल्सिव फोर्स को आप ऐसे मतलब समझने के लिए कि इंपल्सिव फोर्स कितना लग रहा होगा, उसकी एक वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर सोचो इसमें क्या है, डीटी टाइम में ये इंपल्सिव फोर्स था, ये हमेशा वेरी कर रहा था, इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी बच्चों। लेकिन अगर मैं इसकी एक एवरेज वैल्यू ले लूं, क्योंकि डीटी टाइम बहुत छोटा टाइम है ना, लगभग टेंडिंग टू जीरो। अब इतने छोटे टाइम में क्या वेरिएबल और क्या कांस्टेंट, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना कि इतने छोटे से टाइम में अगर कोई फोर्स वेरी भी कर रहा होगा तो उसको लगभग लगभग आप कांस्टेंट फोर्स मान सकते हो ना, क्योंकि वही तो इंस्टेंटेनियस फोर्स जैसा होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 0.001 सेकंड में आप क्या वेरिएशन देखोगे। तो अगर मैं इसका एवरेज ले लूं, एक एवरेज फोर्स, अगर एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहूं कि सिंपल से फोर्स की डीटी टाइम में एवरेज कितना होगा बच्चों, तो आप यहां से निकाल सकते हो। सोचो अगर इसी इक्वेशन में आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हो और इंपल्सिव फोर्स को एवरेज ले लो, तो एवरेज लोगे तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये एफ एवरेज हो जाएगा, इंपल्सिव फोर्स उसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो आप, और यहाँ इंटीग्रल dt, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो आप कांस्टेंट मान सकते हो। और आपने ये चीज निकाली हुई थी किससे बच्चों? डेल्टा पी से, चेंज इन मोमेंटम। अब ये इंटीग्रल dt करोगे तो ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा टाइम जो है अगर वो पता है, तो आप इंपल्सिव फोर्स की एवरेज वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो इंपल्स निकाल के। ये डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो आप? इंपल्स। तो आप इंपल्स निकाल के या चेंज इन मोमेंटम निकाल के, और चेंज इन मोमेंटम निकाल के डिवाइड बाई आप क्या कर दो? डेल्टा टी। तो आपको लगभग उसका एवरेज वैल्यू पता चल जाएगा, किसकी बच्चों? इंपल्सिव फोर्स की। तो फिर आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि इंपल्सिव फोर्स कितना ज्यादा है कितना कम है। तो चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों? इंपल्स होता है ना। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, और ये हमने इंपल्स को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ। और अगर हमें इंपल्स पता है, चेंज इन मोमेंटम पता है, तो आप एवरेज वैल्यू ऑफ इन डीटी टाइम इंपल्सिव फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो कई बार कैलकुलेट कराया जाता है, वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे मेन इक्वेशन जो है इंपल्स की वो है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो बच्चों, जो इंपल्स है वो एक अलग चीज है और मोमेंटम जो है वो अलग चीज है, तो दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। मोमेंटम अलग चीज है, इंपल्स अलग चीज के लिए डिफाइन किया गया है। इंपल्स है इंटीग्रल एफ डी टी, अब वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए इंपल्स और मोमेंटम का जो यूनिट होता है बच्चों वो सेम होती है, इसके डायमेंशन सेम होते हैं। तो आपको अगर याद हो तो जब मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था, वहां पे बहुत सारे पेयर्स बताए थे आपको जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे इंपल्स और मोमेंटम दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, है ना। तो मैंने वहां बताया था आपको कि इंपल्स और मोमेंटम के डायमेंशंस, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे डिफाइन की गई, अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई, बट इनके डायमेंशन सेम हो, है ना। तो ऐसे कई सारे पेयर्स हमने देखे थे जिनके जो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं बट उनके डायमेंशंस सेम होते हैं। उनमें से एक इंपल्स और मोमेंटम भी है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम है या इंटीग्रल एफ डी टी है जो इंपल्स है, तो इंपल्स कैसी क्वांटिटी हुई बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इंपल्स मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड करता है, इंटीग्रल एफ डी टी है, फोर्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट जो है बच्चों क्वांटिटी, तो यूनिट आप लिख सकते हो इंटीग्रल एफ डी डी टी है, तो इसका जो है या तो यूनिट आप इंपल्स की लिख सकते हो न्यूटन सेकंड, या फिर आप मोमेंटम की यूनिट के बराबर इसकी यूनिट लिख सकते हो, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड। तो दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं, तो जो भी दिया जाए आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो इंपल्स को कहाँ अप्लाई कर सकते हो? जहां पे भी आपको इंपल्सिव फोर्स की फीलिंग आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि एक ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक का मास जो है वो m है, स्मूथ सरफेस है, म्यू मान लो 0 है। तो आपसे बोला गया कि एक बुलेट है बच्चों इस तरीके से, और बुलेट की रफ्तार जो है वो v0 है, और ये इसमें पेनिट्रेट कर जाएगी, है ना, इसमें पेनिट्रेट कर जाएगी, ऐसा आपसे बोला हुआ है। अब अगर इस सिचुएशन में देखें कि भाई इंपल्स का कॉन्सेप्ट लग सकता है कि नहीं,
तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इम्पल्सिव फोर्स है कि नहीं। लेकिन जैसे ये बुलेट इसमें एंटर करेगी तो इसकी रफ्तार अचानक से कम होगी, क्योंकि ब्लॉक जो मास m का ब्लॉक है वो उस पे ऐसे नॉर्मल लगाएगा और बुलेट इस पे अचानक से ऐसे नॉर्मल लगाएगा। तो इस पे ये नॉर्मल ऐसे लगेगा, इस पे ये नॉर्मल ऐसे लगेगा। अच्छा, इस m मास के ब्लॉक पे एक और नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल n1 लग रहा है। एक नॉर्मल तो बुलेट और m के बीच में लग रहा है, और एक नॉर्मल जो है वो सरफेस और ब्लॉक के बीच में लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये mg हमेशा कैसा होता है बच्चों, नॉन इंपल्सिव। ये नॉन इंपल्सिव फोर्स है। तो n1 भी mg के बराबर है, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी झटका नहीं लगा है। झटका किस डायरेक्शन में लगा है, बुलेट किस डायरेक्शन से आई थी, x डायरेक्शन से। तो ये भी नॉन इंपल्सिव है ना बच्चों। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं, ये वाला नॉर्मल जो बुलेट की वजह से, बुलेट पर मास ब्लॉक ने लगाया है और मास पर बुलेट ने लगाया, ये इंपल्सिव है बच्चों। ये कैसे फोर्सेस हैं, इंपल्सिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंपल्सिव फोर्स केवल एक ही डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में नहीं, ये भी इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स है ना, क्योंकि ये झटके वाला फोर्स है। ये इसने, बुलेट ने एकदम से इसका मोमेंटम क्या किया होगा, चेंज किया होगा, और बुलेट का भी एकदम से मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो ये दोनों इंपल्सिव है। लेकिन इंपल्सिव जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई इंपल्स, मतलब कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं। तो अगर आपको इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगाना ही है तो इंपल्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। ये ऐसे सवाल है जिनमें इंपल्स एक ही डायरेक्शन में लगता है, इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इंपल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं impulse is applicable, impulse is applicable in this situation, applicable in x डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप जो इंपल्स है, जब आप लिखोगे इंपल्स की इक्वेशन, तो केवल आपको x डायरेक्शन में लिखना है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स है, दोनों डायरेक्शन नहीं। लेकिन अगर इसी सिचुएशन की जगह ऐसा होता, स्टूडेंट सोचो आप, कि अब यही ब्लॉक ऐसे लगा होता, एग्जाम्पल 2, और ये ब्लॉक m मास का ऐसे होता और बुलेट जो है वो ऐसे आ रही होती किसी एंगल पर v0 रफ्तार से। अब आप खुद सोचो, जब ये बुलेट इससे आगे टकराएगी तो इस पे नॉर्मल जो है भाई, वो सारे ये फोर्सेस तो ऐसे लग रहे हैं, mg फोर्स ऊपर नॉर्मल n1। लेकिन ये बुलेट जब इससे टकराएगी तो इस पे नॉर्मल ऐसे लगाएगी n, और इस बुलेट पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे ये नॉन इंपल्सिव है, ये mg भी नॉन इंपल्सिव है, बट ये नॉर्मल तो इंपल्सिव है ना बच्चों, और ये नॉर्मल भी इंपल्सिव है। अब इस नॉर्मल के आप देखो दो कंपोनेंट है, एक y वाला एक x वाला। इस नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट है, एक x वाला और y वाला। अब क्योंकि ये n1 नॉर्मल जो है वो इंपल्सिव है नीचे की तरफ, n है ना बच्चों, n जो नॉर्मल है जो बुलेट ने मास पे लगाया, तो इस ब्लॉक को वो नीचे की तरफ दबाएगा। तो ये n1 जो है ये भी कैसा हो जाएगा, अब इंपल्सिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये mg के बराबर नहीं है, ये mg प्लस n के बराबर है, और n इंपल्सिव है। तो ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर वाला y में, ये भी इंपल्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब आप इंपल्स की इक्वेशन लिखोगे तो फिर आपको दोनों डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, x में भी y में भी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स आ गए, है ना, x में भी और y में भी। तो ये आपको ध्यान देना रहता है कि कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं जिनमें एक ही डायरेक्शन में इंपल्स की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, और कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं जहां पे दोनों डायरेक्शन में आपको इंपल्स की इक्वेशन लिखनी है। आपको जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर एक ही डायरेक्शन वाले आते हैं, दो डायरेक्शन वाले कम ही पूछे जाते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन impulse is applicable, impulse is applicable in both x and y डायरेक्शन, x and y डायरेक्शन। तो आई होप आपको सिचुएशंस क्लियर होगी। इसमें बच्चों जल्दी से मैं आपको एक दो सवाल कराता हूँ ताकि आप देख पाए कि इंपल्स की क्वेश्चंस कैसे लिखी जाती है ना। तो आई होप फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि लेट सपोज यहाँ पे इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट है, ये सरफेस है, और यहाँ पे रोप स्लैक है बच्चों, रोप स्लैक है इस तरीके से, और यहाँ पर m मास का ब्लॉक है। इस m मास के ब्लॉक को v0 रफ्तार दे दी, तो ये v0 रफ्तार से चलता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक ये स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाती, स्ट्रिंग अपनी पूरी लेंथ में नहीं आ जाती। और सोचो जैसी स्ट्रिंग पूरी लेंथ में आएगी तो अचानक से इसका ये स्ट्रिंग टूट नहीं सकती, तो अचानक से ये ब्लॉक जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रुक जाएगा जब ये अपनी पूरी लेंथ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब इसको अचानक से रोकने के लिए, सडनली रोकने के लिए, सडनली मोमेंटम को चेंज करने के लिए यहाँ पे टेंशन जो है वो इंपल्सिव होगा।
तो आपको टेंशन अगर इम्पल्सिव है तो टेंशन का इम्पल्स निकालना है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा, फाइंड द इम्पल्स ऑफ टेंशन, है ना। तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इम्पल्स सुन के ही घबरा जाते हैं, जबकि अगर वो सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं चीजों का। तो देखो कैसे निकालेंगे इम्पल्स ऑफ टेंशन यहाँ पे, है ना बच्चों। तो मैं निकाल के बता देता हूँ आपको जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसी ये स्ट्रिंग जो है वो अपनी लेंथ पे आएगी जो उसकी एक्चुअल लेंथ है, और ये स्ट्रिंग जैसे ये वी नॉट यहाँ से जस्ट पहले रफ्तार वी नॉट थी, और जैसी इस पूरी लेंथ हो गई, स्ट्रिंग टाइट हो गई, तो यहाँ पे टेंशन आ गया, और ये टेंशन अचानक से इम्पल्सिव हो जाएगा। इम्पल्सिव हो जाएगा क्योंकि इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो जीरो कर देगा। अब ये स्ट्रिंग इसको आगे नहीं जाने देगा ना। तो पहले इसका मोमेंटम था एम वी नॉट, अब इसका मोमेंटम है जीरो, तो अचानक से जीरो हो गया ना, तो टेंशन जो लगा भाई वो कैसा रहा होगा, इम्पल्सिव। अब इम्पल्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इम्पल्स क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगर हम लगाएं तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये इंटीग्रल एफ डी टी है, यही तो इम्पल्स है। अब एफ की जगह यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, टेंशन। अच्छा हमें एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, अगर हम आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो पीछे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, ये जरूरी है, नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इंटीग्रल टेंशन जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है बच्चों, तो फोर्स की जगह यहाँ पे टेंशन लिखा जाएगा, तो माइनस इंटीग्रल टेंशन dt, क्योंकि टेंशन पीछे की तरफ लगा है, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम तो बच्चों कितना हो गया है, जीरो, माइनस इनिशियल मोमेंटम तो वी नॉट आगे की तरफ था, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट। तो यहां से देखो माइनस इंटीग्रल टी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एम वी नॉट। तो यहां से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट। तो जो इम्पल्स ऑफ टेंशन है, इम्पल्स ऑफ टेंशन फोर्स है ना, वो है इंटीग्रल टी डी टी, इंटीग्रल टी डी टी। और इसको बच्चों कभी कभी जे से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखेंगे। और इसकी वैल्यू आ जाएगी एम वी नॉट। तो इम्पल्स ऑफ टेंशन इस केस में कितना है बच्चों, एम वी नॉट। तो आई होप आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा कि हमें इम्पल्स ऑफ टेंशन कैसे निकालनी चाहिए। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट सपोज कि भाई इस तरीके से आपके दो ब्लॉक हैं, एक का मास 2m है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक जो है उसका मास m है, दोनों जो है वो एक रोप से ऐसे l लेंथ की रोप से जो है अटैच है। और फिर आप यहाँ पर बच्चों इस 2m मास के ब्लॉक में एक इस तरीके से बुलेट जिसका मास स्मॉल m है और उसकी रफ्तार v नॉट है, इसको आप बुलेट को चला देते हो यहाँ से, तो ये 2m मास वाले ब्लॉक पर क्या करेगा, पेनिट्रेट। तो जैसे इससे टकराएगा वैसे इसको झटका देगा, तो रोप में जो टेंशन आएगा वो भी झटके वाला आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दोनों के कारण जो बुलेट 2m मास पे नॉर्मल दे रहा है उसका भी इंपल्स निकालने को बोल रहा है, क्योंकि वो इंपल्सिव फोर्स है, और टेंशन भी इंपल्सिव फोर्स होगा तो उसका भी इंपल्सिव निकालना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड इम्पल्स, फाइंड इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसका इंपल्स बताना है बच्चों, एंड टेंशन, तो नॉर्मल का इंपल्स बताना है और टेंशन का इंपल्स बताना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको ब्लॉक एंड बुलेट का जो है क्या बताना है बच्चों, वेलोसिटी बताना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एफबीडी बनाओ भाई, बिना एफबीडी के तो काम नहीं बनेगा। तो जैसे इस बुलेट में इंसर्ट हुआ, तो ये अगर मैं 2m मास देखूं बच्चों, तो 2m मास पे क्या होगा, ये आपका 2m मास है। तो जैसे ये बुलेट जो है इसको हिट करेगा तो 2m मास पे नॉर्मल जो है वो आगे लगेगा जो इम्पल्सिव है। और जो बुलेट है बच्चों, तो बुलेट पे नॉर्मल कहाँ लगेगा, बुलेट पे नॉर्मल पीछे लगेगा जिसका मास m है, ठीक। उसके बाद फिर जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो v नॉट रफ्तार नहीं होगी, v नॉट तो इसकी इनिशियल रफ्तार थी,
इसके बाद जब ये जाएगा तो इसकी रफ्तार मान लो, ये तो इसके साथ पेनेट्रेट हो जाएगा ना बच्चों टकराने के बाद। टकराने के बाद ये 2m मास के अंदर ही आ जाएगी बुलेट, तो पेनेट्रेट कर जाएगी और इन दोनों की रफ्तार साथ में v हो जाएगी। अब 2m और बुलेट की रफ्तार अगर v है तो ये m मास की रफ्तार भी कितनी होगी बच्चों, v ही होगी। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो जितनी रफ्तार 2m की होगी उतनी रफ्तार m मास की भी होगी, क्योंकि स्ट्रिंग। तो यहाँ पे भी टेंशन जो है वो इम्पल्सिव होगा, इसमें भी जो टेंशन है वो इम्पल्सिव। तो 2m में एक और इम्पल्सिव फोर्स लगा टकराने के तुरंत बाद, दैट इज टेंशन। और यहाँ पर m मास पे भी एक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन। तभी तो m अचानक से अपना मोमेंटम चेंज करके रफ्तार पकड़ लेगा, है ना। अगर टेंशन इम्पल्सिव नहीं होगा तो फिर ऐसा काम होगा नहीं। तो आई होप आपको क्लियर है कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों पर, बुलेट पर, m पे, 2m पे, वो आपको समझ में आएगा। और फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद, कोलिजन के बाद v है, तो v हमें निकालना है और इम्पल्स निकालना है नॉर्मल का और टेंशन का। तो देखो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो यहाँ पे आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखो, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बुलेट पर, है ना। तो अगर आप बुलेट के लिए लिखेंगे बच्चों, तो बुलेट पे आप एक साइन कन्वेंशन लग लो, राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन। तो बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है तो इंटीग्रल एफ डी टी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे नॉर्मल का जो इम्पल्स लग रहा है, इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, वो एन डी टी लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि इस पे बुलेट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पीछे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल्स टू बुलेट की फाइनल मोमेंटम। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो इसके साथ है v, इसके साथ अटैच हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी v है। तो इसको लिखेंगे mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mv नॉट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। फिर आप इक्वेशन लिखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की 2m मास पे। तो देखो 2m मास पे लिखे हैं, तो 2m मास पे कौन कौन से इम्पल्सिव फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल राइट की तरफ और टेंशन पीछे की तरफ। तो नॉर्मल का इम्पल्सिव पॉजिटिव होगा, इम्पल्स एन डी टी, माइनस टेंशन का इम्पल्स जो होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस टी डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2m मास। तो 2m मास का मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, 2m इंटू उसकी वेलोसिटी माइनस इनिशियल जो है वो तो 0 है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इनिशियल मोमेंटम थोड़ी ना था 2m मास का, वो तो रेस्ट पे था उस समय। फिर उसके बाद आप स्मॉल m पे लिखो, तो इसमें इंटीग्रल टेंशन का ही इम्पल्स आएगा, तो इंटीग्रल टी डी टी लिख दो, इनटू इसका फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी v, और इनिशियल ये रेस्ट पे था तो 0 था, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब बेसिकली हमें v नहीं पता, अगर v पता चल जाएगा तो फिर हम इम्पल्स भी निकाल लेंगे, नॉर्मल का भी, टेंशन का भी। तो v निकालने के लिए क्या करें, तो देखो बच्चों ये कोलिजन हो रहा है ना, यहाँ पे इम्पल्सिव है फोर्सेस, और इम्पल्सिव फोर्सेस हैं तो ग्रेविटी फोर्सेस के मुकाबले में तो ये इम्पल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन आप क्या अप्लाई कर सकते हो, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। सोचो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो ना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स भी, जब आपके इंटरनल फोर्सेस कैसे हो जाते हैं, इंपल्सिव। तो अगर मैंने इस पूरे को सिस्टम ले लिया तो टेंशन और नॉर्मल इंटरनल है और वो दोनों ही इंपल्सिव है, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो भाई, कंजर्वेशन ऑफ। तो देखो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तीनों का आपने सिस्टम दिया है, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम तो केवल किसका था स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम केवल कितना था, किसका था आपका, ये सिर्फ बुलेट का। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू वी नॉट, और फाइनल मोमेंटम जो है वो किसका था, वो किसका कितना था बच्चों, पूरे सिस्टम का। तो देखो पूरे सिस्टम में 2m m और m, ये 4m हो गया, और टोटल मास जो है वो भी 4m है। तो टोटल मास हो जाएगा 4m इंटू वेलोसिटी, क्योंकि टोटल जो मास है उन सबकी वेलोसिटी v है ना, 2m मास की भी बुलेट की भी, इसलिए मैंने 4mv लिख दी। तो यहां से देखो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, m और m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू देखो v नॉट बाई 4 आ गई। अब आपकी v की वैल्यू v नॉट बाई 4, तो देखो इसको, ये v की वैल्यू आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करो तो भी आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकालते। और मैंने एक छोटा तरीका भी आपको बताया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है जब इंपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल फोर्सेस इंपल्सिव होते हैं। ये मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव भी कर रहा हूं। आप इनको इक्वेशन को सॉल्व करो तो भी यही आएगा v की वैल्यू। देखो आप क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करो तो एंटी एंटी कट जाएगा, और फिर सेकंड थर्ड को ऐड करो तो टी डी टी टी कैंसिल हो जाएगा। एक बार आप सॉल्व करके देखो, देखो यही आएगा। अगर मैं यहाँ पे
केवल इम्पल्स की इक्वेशन से सॉल्व करता तो मैं फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन करता, तो फिर मैं कैसे लिख सकता था मैं इसको बच्चों, ये टोटल करोगे तो ये जीरो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एलएचएस में तो जीरो बचता। और फिर अगर हम यहाँ पे आरएचएस में आते तो एम वी प्लस टू एम वी प्लस एम वी, तो 4 MV माइनस एम वी नॉट, तो ये 4 MV माइनस एम वी नॉट। तो यहां से देखो v की वैल्यू निकालोगे तो फिर से v नॉट बाई 4 आ रहा है। तो इनको सॉल्व करके भी ये ला सकते हो। यानी कि अगर सोचो, समझने वाली बात क्या है कि अगर मुझे केवल ये पूछा होता सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट आफ्टर कोलिजन, अगर मुझे इंपल्स पूछा ही नहीं जाता तो मैं इंपल्स की इक्वेशन लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट क्या लगा लेता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मुझे पता है इंपल्सिव फोर्सेस है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है। और ये चीज प्रूफ हो रही है, देखो इंपल्सिव फोर्स होने के बावजूद आपने इंपल्स की इक्वेशन लिखने के बावजूद लगा तो वही रहे हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही रहा है, इक्वेशन तो वही बन रही है, एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 4 MV, दैट इज फाइनल मोमेंटम। तो जब इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं तो इससे न्यूमेरिकल के थ्रू ये प्रूफ भी हो रहा है कि इंपल्सिव फोर्सेस में जब आप लिखते हो इक्वेशंस इंपल्स की तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते तो आपको ये इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ती, डायरेक्ट इसका आंसर। लेकिन अगर आपको इंपल्स पूछा गया तो ये इक्वेशन फिर बनानी पड़ेगी, इंपल्स का आंसर इस इक्वेशन से देना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि आप कब इंपल्स की इक्वेशंस लगा के सवाल को सॉल्व करना है और कब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आंसर कर सकते हो, है ना। अगर क्वेश्चन में इंपल्स पूछा ही नहीं गया है तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, इंपल्स पूछा गया तो इंपल्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो वहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं भी लगाओगे तो उन इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू आ गई v नॉट बाई 4। अब ये वैल्यू आप कहीं पुट कर दो, जैसे मुझे इंपल्स ऑफ नॉर्मल चाहिए तो मैं पहली इक्वेशन को यूज कर लेता हूं, तो जो इंपल्स ऑफ नॉर्मल है वो आ जाएगा बच्चों कितना, अगर ये माइनस उधर ले जाओ तो ये इंटीग्रल एन डी टी बचेगा, और माइनस उधर चला जाएगा तो ये एम वी नॉट माइनस एम वी हो जाएगा, और v की वैल्यू है वी नॉट बाई 4, तो एम वी नॉट माइनस एम वी नॉट बाई 4। तो देखो बच्चों इंपल्स ऑफ नॉर्मल जो है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 MV0/4। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द इंपल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इंपल्स ऑफ टेंशन चाहिए तो ये वाली इक्वेशन लिख लो, इंपल्स ऑफ टेंशन Jt इज इक्वल्स टू इंटीग्रल T dt विच इज इक्वल्स टू mv, और v की वैल्यू V0/4। तो ये आपका किसका इंपल्स आ गया बच्चों, टेंशन का। तो इस तरीके से आप इंपल्स इक्वेशन, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और ये तो मैंने आपको फिर भी अच्छे सवाल कराए, आपको तो कभी कभी नॉन इंपल्सिव फोर्स के लिए इंपल्स पूछ लेता है, बोलेगा 2 kg की बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर कुछ समय के बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड हुई, तो बताओ इसमें कितना इंपल्स लगा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 kg इंटू 20 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डायरेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं आपकी किताबों में। ये तो मैं फिर भी आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं जहां पे इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं इंपल्सिव की, है ना, जहां पे एक्चुअली में मीनिंगफुल है इंपल्स लिखना। इसमें मीनिंगफुल थोड़ी ना, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स होगा वो तो बेटा नॉन इंपल्सिव है, धीरे धीरे इसने 10 से 20 मीटर पर सेकंड किया है। तो यहाँ पे आप इंपल्स लिख जरूर रहे हो लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आप एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ पे नॉर्मल और टेंशन की एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे इंपल्स लिखना पड़ रहा है। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट इंपल्सिव फोर्स और इंपल्स का क्लियर होगा, और अब आपको अंतर समझ में आ रहा है कि इंपल्स अलग चीज है, इंपल्सिव फोर्स को पहचानने का तरीका है इंपल्स, है ना, और इंपल्सिव फोर्स एक डिफरेंट क्वांटिटी है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, और कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपको अब क्लियर होगा, है ना। अभी इंपल्स तो फिर भी ठीक है, ये तो समझ में आता है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर बच्चों रोटेशनल मोशन में आप सोचो एक और क्वांटिटी आएगी जिसको बोलेंगे एंगुलर इंपल्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो खैर वो हम एंगुलर इंपल्स बाद में कवर करेंगे जब आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से अभी तो आपको इंपल्स क्लियर हुआ।